हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में अपन हिस्ट्री में प्राचीन भारत चल रहा है अपना, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मौर्य काल। और मौर्य काल का पतन हुआ था बृहदत्त के समय। मौर्य काल का आखिरी एक राजा था बृहदत्त। उस बृहदत्त को मारा था दोस्तों किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। परंतु आज जो अपना लेक्चर चलेगा वो चलेगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य वंश के बाद का काल, ठीक है। मतलब मौर्य वंश के खत्म होने के बाद। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मौर्य काल जब चल रहा था तो उस समय दोस्तों जो आखिरी आखिरी के शासक थे वो ज्यादा बलशाली नहीं थे। तो उनके समय कुछ आक्रमण हुए थे, और आक्रमण दो तरीके से हुए थे। एक विदेशी आक्रमण हुए थे और एक हुए थे दोस्तों देशी आक्रमण। विदेशी मतलब विदेश के लोगों के आक्रमण हुए थे, देशी मतलब उस देश के अंदर ही आक्रमण हुए थे, ठीक है। विदेशी आक्रमण जो हुए थे वो दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा से हुए थे। विदेशी आक्रमण कहां से हुए थे? उत्तर पश्चिम दिशा से। क्यों? देखिए मैं बता देता हूं कि जैसे ये अपना भारत है, मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है। तो दोस्तों विदेशी आक्रमण कहां से होते थे? जैसे यहाँ पे इधर तो हिमालय आ गया तो इधर आक्रमण हो नहीं सकते थे, ये सारा का सारा पानी क्षेत्र था। तो हमेशा आक्रमण कहां से होते थे? उत्तर पश्चिम इलाके से, ठीक है। तो विदेशी लोग यहीं से आते थे, उत्तर पश्चिम दिशा से। परंतु देशी आक्रमण जो है वो पूरे भारत में बसे हुए थे पहले से। तो उन्होंने दोस्तों पूर्वी प्लस दक्षिणी इलाके से उनने आक्रमण किया। क्लियर है इतनी बात? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य मतलब मौर्य वंश के समय ही कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, कुछ देशी आक्रमण हुए थे। विदेशी और देशी आक्रमणों में दोस्तों कुछ नए वंश थे, और वो कौन कौन से थे देखो इनको बता देता हूं। सबसे पहले मैं विदेशी की बात करूं, ठीक है। विदेशी में दोस्तों सबसे पहला आया था हिंद यूनानी, ठीक है। हिंद यूनानी के बाद शक, और शक के बाद आया था दोस्तों पहलव, और पहलव के बाद आया था दोस्तों कुषाण, ठीक है। ये तो आए थे विदेशी आक्रमण, मतलब विदेशी लोगों ने आक्रमण किए थे। किन्होंने? ये क्रम रहेगा ना, सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर इनको निपटाने के बाद शक आए, फिर पहलव आए, और फिर कौन आए? कुषाण। ये तो विदेशी आक्रमण हुए, परंतु इन्हीं के साथ दोस्तों कुछ देशी आक्रमण भी हुए थे। देशी आक्रमण कौन कौन से थे? देखिए, शुंग, एक कण्व, और फिर है दोस्तों सातवाहन, ठीक है। शुंग, कण्व और सातवाहन, ये सारे के सारे आक्रमण एक साथ हुए हैं। जैसे विदेशी लोग कौन आए थे? हिंद यूनानी। तो उसी के समय कौन से लोग आए थे? शुंग वंश आए थे, ठीक है। तो विदेशी लोगों ने भी आक्रमण किए, देशी लोगों ने भी आक्रमण किए। विदेशी लोगों में हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, और देशी में शुंग, कण्व और सातवाहन। मैंने आप लोग को बताया है कि मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन था? बृहदत्त। और इस बृहदत्त को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने इसे हराकर मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण और फिर पढ़ेंगे देशी आक्रमण, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हेडिंग जो मैं डालू वो रहेगा दोस्तों अपना विदेशी आक्रमण, ठीक है। विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण में भी सबसे पहला कौन रहेगा? हिंद यूनानी, ठीक है। ये यूनान से लोग आए थे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। कौन सा है? हिंद यूनानी। तो देखिए हिंद यूनानी को पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे, हिंद यूनानी, ठीक है। हिंद यूनानी की दोस्तों दो शाखा थी, मतलब दो शाखा से इनने आक्रमण किया था। भारत में आक्रमण करने के बाद दो शाखा में ये बढ़ गए थे। कौन कौन से? एक थी दोस्तों डेमेट्रियस, और दूसरी शाखा थी दोस्तों यूक्रेटाइट्स, ठीक है। यूक्रेटाइट्स। क्लियर है इतनी बात? दो शाखा थी, एक डेमेट्रियस और एक यूक्रेटाइट्स। डेमेट्रियस की जो राजधानी थी दोस्तों इन लोगों की, ठीक है, इनकी राजधानी थी दोस्तों साकल, ठीक है। उसे ही बोलते थे दोस्तों श्यालकोट, ठीक है। इनकी राजधानी कौन सी थी? शाकल या श्यालकोट, ठीक है। इसका शासक कौन था? तो इसका शासक था मिनांडर, ठीक है, मिनांडर। और इस मिनांडर की एक पुस्तक थी, ठीक है। वो पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? मिलिंद पन्हु। ये याद रखना है ना, ये बौद्ध धर्म पे रिलेटेड है, मिलिंद पन्हु, ठीक है। एक शाखा थी डेमेट्रियस। डेमेट्रियस की राजधानी कौन सी? साकल या श्यालकोट। शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर की पुस्तक कौन सी है? मिलिंद पन्हु। यूक्रेटाइट्स की जो राजधानी थी दोस्तों, इनकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है, तक्षशिला। क्लियर है इतनी बात?
यूक्रेटाइड्स की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तक्षशिला। इसका शासक कौन था? तो एक शासक था दोस्तों इसका एंटियाल किडास, ठीक है, एंटियाल किडास, ठीक है। और एंटियाल किडास ने एक राजदूत भेजा था भारत में, उस राजदूत का नाम है दोस्तों हेलियोडोरस, ठीक है। इस राजदूत ने क्या किया? ये जो हेलियोडोरस है ये विदिशा आया और विदिशा में इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी थी। क्लियर है इतनी बात? कौन सी? गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। कहाँ पे? विदिशा में। किसके समय? भागभद्र के समय, ठीक है। और भागभद्र कहाँ का राजा था? तो शुंग वंश का राजा था। मतलब इस हिंद यूनानी, ये विदेशी आक्रमण है और इसी के साथ दोस्तों देशी आक्रमण में शुंग वंश चल रहा है, ठीक है। तो शुंग वंश एक राजा था भागभद्र, और भागभद्र के समय दोस्तों एंटियाल किडास ने अपना राजदूत भेजा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कहाँ आया दोस्तों? तो वो विदिशा आया और विदिशा में उसने किसकी स्थापना करी? तो विदिशा में दोस्तों उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। क्लियर है इतनी बात? तो दोस्तों हिंद यूनानी जो है इसकी दो शाखा थी, एक कौन सी थी? डेमेट्रियस, और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? यूक्रेटाइड्स। ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब देखिए हिंद यूनानी जो है दोस्तों ये भारत में आए तो भारत में कुछ चीज नई लेके आए होंगे और कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने नई बात करते हैं, सबसे पहले तो सोने के सिक्के की स्थापना करी, मतलब सोने के सिक्के लाए। तो याद रखना कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन लाए? तो हिंद यूनानी लोग लाए, ठीक है। एक नई कला आई, उस नई कला को बोलते हैं हेलेनिस्टिक कला। क्लियर है? ये दो बात याद रखना अपने को कि दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि सोने के सिक्के लाए और दूसरी बात हेलेनिस्टिक कला लाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हिंदू यूनानी के बाद दोस्तों दूसरी जो शाखा है या दूसरा वंश आया विदेशी आक्रमण का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आया दोस्तों हिंदू यूनानी के बाद शक, ठीक है। शक की 4-5 शाखा थी, जो इंपॉर्टेंट है अपने को वही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली जो शाखा थी दोस्तों इनकी थी मथुरा, ठीक है। कौन सी शाखा थी दोस्तों? मथुरा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रही रखना। मथुरा के बाद दोस्तों जो पश्चिम की शाखा थी, कौन सी शाखा थी? पश्चिम की शाखा। और पश्चिम की शाखा कहाँ थी दोस्तों? अवंती। अवंती मतलब उज्जैन। क्लियर है इतनी बात करते हैं दोस्तों पश्चिम की शाखा कहाँ थी? अवंती। अवंती मतलब उज्जैन, ठीक है। और इसका एक शासक था, ठीक है, इसका एक शासक था और शासक का नाम था दोस्तों रुद्र दामन, ठीक है। कौन सा दोस्तों? रुद्र दामन। इस रुद्र दामन ने दोस्तों बात करते हैं सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। रुद्र दामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है। रुद्र दामन का दोस्तों युद्ध हुआ, और युद्ध किससे हुआ? तो वो हुआ दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी किस वंश का राजा था? तो ये था दोस्तों सातवाहन वंश का राजा। सातवाहन वंश ये कब पढ़ाएंगे? ये आप लोगों में देशी आक्रमण में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो शकों की एक शाखा थी पश्चिम शाखा, कौन सी? अवंती की। शासक कौन सा? रुद्रदामन। इसने कौन सी झील बनाई? सुदर्शन झील। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सुदर्शन झील किसने बनाई? तो रुद्रदामन ने, ठीक है। इसका युद्ध हुआ वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से। सातवाहन वंश का राजा था और ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी दोस्तों ये क्या हार गया था, ठीक है। तो जीता कौन दोस्तों? रुद्रदामन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों एक गुप्त वंश का शासक आएगा चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इस रुद्रदामन को हराएगा और इस शक वंश को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। पश्चिम की शाखा हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। एक शाखा और थी इनकी दोस्तों, कहाँ की? नासिक की। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक की इनकी एक शाखा थी और नासिक का एक राजा था, उस राजा का नाम है दोस्तों नहपान, ठीक है। नहपान का युद्ध हुआ, किससे हुआ? तो दोस्तों उसका युद्ध हुआ था दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। किसका युद्ध हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और ये गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या होगा दोस्तों? जीत गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये किस वंश का राजा था? सातवाहन वंश का। एक साउथ में मूवी बनी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप लोग देखना, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को समझ में वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों शक वंश की एक शाखा थी नासिक की। नासिक का राजा था नहपान। उसका युद्ध गौतमी पुत्र सातकर्णी से हुआ। ये कहाँ का राजा था? सातवाहन का। और गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या है दोस्तों? जीत गया, ठीक है। तो ये हुए दोस्तों शक। मैंने आप लोग को हिंद यूनानी बताया, फिर बताया मैंने शक, ठीक है। इस बात करते हैं दोस्तों शक के बाद एक नया वंश आया था शक के बाद, पहलव, ठीक है। पहलव से ज्यादा याद नहीं रखना। इसका एक शासक था और शासक का नाम था दोस्तों गोंडो फर्निस, ठीक है। इस शासक का नाम था क्या? गोंडो फर्निस। और इसके समय दोस्तों एक गुरु आए थे, ठीक है।
गुरु दोस्तों बात करते हैं, गुरु कौन सा है, वो ईसाई धर्म के गुरु आए थे, ठीक है। और दोस्तों उनका नाम क्या था, सेंट थॉमस जॉर्ज, ठीक है। कौन से, सेंट थॉमस जॉर्ज। और इन्होंने किया, इन्होंने दोस्तों ईसाई धर्म की स्थापना करी, ठीक है। ईसाई धर्म की स्थापना करी, ठीक है। तो ईसाई धर्म की स्थापना किसके समय हुई दोस्तों, गोंडो फर्निस के समय। और किस वंश के समय, पहलव वंश के समय, ठीक है। तो दोस्तों ईसाई धर्म का उदय हुआ, ठीक है, किस वंश के समय, पहलव वंश के समय, ये याद रखना अपने को बस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे शक, पहलव, और पहलव के बाद आएगा दोस्तों कुषाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुषाण लोगों की दोस्तों राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी थी दोस्तों पेशावर, ठीक है। और पेशावर कहाँ पे है, तो पेशावर है दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। ये जो कुषाण वंश के लोग थे ये बहुत बलशाली थे। इन लोगों ने दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया और भारत, इन पे बहुत सारे राज्यों पे इन्होंने आक्रमण कर लिए थे, ठीक है, और उनको जीत लिया था, ठीक है। तो सबसे सफल कौन हुए दोस्तों, कुषाण लोग, ठीक है। कुषाण में एक व्यक्ति आया था, एक शासक आया था, उसका नाम है कनिष्क, उसके बारे में पढ़ेंगे देखिए आगे, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे राज्य इन्होंने जीत लिया, तो भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि पहली बार भारत में अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई, तो कुषाण वंश के शासकों के समय, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अब कुषाण वंश के कुछ अपन देख लेते हैं शासक, ठीक है। कुषाण वंश के दोस्तों कुछ देखते हैं अपन शासक, ठीक है। सबसे पहला शासक था दोस्तों कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस ने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसने बस संस्थापक था ये, ठीक है। क्या है दोस्तों, संस्थापक था, ठीक है। कुषाण वंश का एक शासक था, वो कौन सा था दोस्तों, कुजुल कडफिसेस। और उसने क्या किया, इसने कुषाण वंश की स्थापना की, ठीक है। कुजुल कडफिसेस के बाद दूसरा आया विम कडफिसेस, ठीक है। कुजुल कडफिसेस के बाद दोस्तों कौन आया, विम कडफिसेस। इस विम कडफिसेस की दो तीन एक विशेषता थी कि दोस्तों इसके जो सिक्के थे, कौन से थे, सिक्के सोने के ही थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो इस विम कडफिसेस ने पहला, इसके बारे में देखिए, पहला शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया, ठीक है। याद रखना कि पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी है। पहली बार शुद्धतम सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो विम कडफिसेस ने। और सर्वाधिक शुद्धतम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इसके बाद आएगा कनिष्क, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके जो सिक्के थे, सिक्के पे दोस्तों नाव एवं त्रिशूल का अंकन था, ठीक है। नाव एवं त्रिशूल का अंकन था। अब त्रिशूल का अंकन था तो ये दोस्तों किसका भक्त था, शिव का भक्त था। किसका, शिव भगवान का ये भक्त था। इसने एक उपाधि धारण करी थी, और वो उपाधि कौन सी थी दोस्तों, महेश्वर की, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण करी थी, महेश्वर की। तो कुषाण में एक शासक कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। फिर आया विम कडफिसेस ने दोस्तों पहला शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया। ये याद रखना है ना कि ऐसा कौन सा शासक था, किस वंश के शासक ने पहला शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया, तो कुषाण वंश का शासक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके सिक्के पर नाव एवं त्रिशूल का अंकन था। किसका, शिव भगवान का उपासक था और महेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, कुजुल कडफिसेस हो गया, विम कडफिसेस हो गया। आगे जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक आएगा वो आएगा दोस्तों कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क को ही बोलते हैं दोस्तों, बात करते हैं बहुत प्रतापी शासक था ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो जो कनिष्क था ये आरंभ में दोस्तों, कहाँ पे, आरंभ में शैव धर्म को मानता था, मतलब शिव भगवान की उपासना करता था। परंतु बाद में इसने कौन सा धर्म धारण कर लिया, बौद्ध धर्म इसने धारण कर लिया, ठीक है। कौन सा, बौद्ध धर्म इसने धारण कर लिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की इसको शिक्षा किसने दी, तो याद रखना किसने शिक्षा दी दोस्तों, तो वो है दोस्तों नागार्जुन ने, ठीक है।
कनिष्क जो है दोस्तों बहुत प्रतापी शासक था। आरंभ में शैव धर्म का उपासक था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म धारण कर लिया। शिक्षा किसने दी? नागार्जुन ने। इस कनिष्क को ही बोला जाता है दोस्तों सेकेंड अशोक। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेकेंड अशोक, क्योंकि इसने प्रजा के हित में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे इसके बारे में करते हैं बात कि क्या क्या किया इसने। ठीक है, तो इसने दोस्तों कश्मीर में, कहाँ पे? कश्मीर में एक नगर बसाया और उसको बोलते हैं दोस्तों कनिष्कपुर। ठीक है, कश्मीर में एक नगर बसाया और उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कनिष्कपुर। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि मौर्य काल में दोस्तों चीन का, मतलब बात करते हैं चीन से रेशम का आयात होता था, और वो कौन सा था रेशम? उसका नाम था चीन पट्ट। ठीक है, तो रेशम के मार्ग पर, रेशम के मार्ग पर इसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, पहले मौर्य काल में दोस्तों बात करते हैं कि रेशम का आयात किया जाता था, परंतु इसने अधिकार कर लिया था, तो मतलब रेशम उसके हाथ में आ गई थी, तो रेशम का खुद व्यापार करने लग गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। साम्राज्य विस्तार किया इसने। क्या किया? साम्राज्य विस्तार। किसे हराकर? तो चीन के लोगों को हराकर। ठीक है, अभी कोविड-19 में दोस्तों चीन का मतभेद बहुत चल रहा है अपने भारत से, है ना। बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि बात टिकटॉक और उसके साथ दोस्तों 58 अदर ऐप्स भारत में बैन कर दिया। ये बहुत अच्छा, भारत के लिए सराहनीय कार्य है ना। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर अपन भारतीय हैं तो अपने को चाइना की सारी चीज़ों को जो है बहिष्कार करना चाहिए, बाय गुड चाइना करना चाहिए, है ना, और वोकल फॉर लोकल अपनाना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, मेरा भी यही आप लोगों से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अनुग्रह है कि आप जो है दोस्तों चीन के सारे जो प्रोडक्ट है वो बंद करवाइए, और सबसे बढ़िया देसी या अपनी जो है दोस्तों बात करते हैं जो बाबा रामदेव देसी जो नुस्खे हैं उनको अपनाना चाहिए, देसी चीज़ों को अपने को अपनाना चाहिए। ठीक है, और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कनिष्क ने दोस्तों साम्राज्य विस्तार किया। कहाँ पे? चीन। और चीन में दोस्तों एक शासक था, उस शासक का नाम था दोस्तों पांचाऊ। ठीक है, उस पांचाऊ को इसने हरा दिया था। ठीक है, किसने हराया था दोस्तों? तो कनिष्क ने हराया था चीन के शासक पांचाऊ को। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं दोस्तों, इस कनिष्क के समय ही मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि राजा महाराजा वैश्य शब का काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। तो कनिष्क के समय ही दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। इस कनिष्क ने ही दोस्तों विद्वानों को कुछ विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, कुछ विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। वो कौन कौन से थे? तो एक थे दोस्तों पार्श्व, एक खुद नागार्जुन थे जिन्होंने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक थे अश्वघोष। ठीक है, एक थे पार्श्व, एक नागार्जुन, एक अश्वघोष, एक थे दोस्तों वसुमित्र। ठीक है, कौन थे? वसुमित्र। और एक थे दोस्तों चरक। ठीक है, बात करते हैं, इतने विद्वानों को इसने संरक्षण दिया था, पार्श्व, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे। इसने सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे दोस्तों? सिक्के। और सर्वाधिक शुद्धतम सोने के सिक्के। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा शुद्धतम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कनिष्क ने चलाए थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि पहला सोने का सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यूनानी लोगों ने। ठीक है, अशुद्ध था वो। ठीक है, पहला शुद्धतम सोने का सिक्का तो वो चलाया दोस्तों विम कड फीसेस ने। ठीक, विम कड फीसेस। और सर्वाधिक शुद्धतम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कनिष्क ने। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। इस विदेशी आक्रमण में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, पहला हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। उनके समय ही दोस्तों कुछ कला का विकास हुआ और दो कला आई थी। वो कौन कौन सी थी? तो एक थी दोस्तों गांधार कला। ठीक है, एक कौन सी थी? गांधार कला। ठीक है, और एक थी दोस्तों मथुरा कला। ठीक है, मथुरा कला। ठीक, एक थी गांधार कला और एक कौन सी थी? मथुरा कला।
मथुरा कला कहाँ से आई थी? तो यूपी से आए थे। परंतु गांधार कला कहाँ से आई थी दोस्तों? तो ये आई थी दोस्तों पाकिस्तान से। ठीक है, कहाँ से आई थी? पाकिस्तान से। क्लियर है इतनी बात? ठीक। गांधार कला में दोस्तों मूर्तियां, मतलब इन कला में मूर्तियां बनाई जाती थी। तो मूर्तियां गा से गांधार और गा से ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट की बनाई जाती थी। और यहाँ पे दोस्तों बलुआ पत्थर की बनाई जाती थी। ठीक है, किसकी बनाई जाती थी? बलुआ पत्थर की बनाई जाती थी। गांधार कला जो है दोस्तों, बात करते हैं गांधार कला जो है दोस्तों, इसमें भौतिक वाद का प्रचलन था, परंतु इसमें दोस्तों आध्यात्मिक का था, आध्यात्मिकता। ठीक है, आध्यात्म मतलब मौन बैठे रहना। ठीक है, गांधार कला दोस्तों ग्रेनाइट की बनी हुई थी, उसमें मूर्तियां। मथुरा कला में बलुआ पत्थर की। गांधार कला में भौतिकतावाद पर जोर दिया गया है, परंतु इसमें आध्यात्मिकता। अब देखिए, भौतिकवाद मतलब दोस्तों बात करते हैं मनचाहा काम। तो इसमें जो बुद्ध की मूर्ति थी वो खड़ी मूर्ति थी। ठीक है, खड़ी मूर्ति बनाई जाती थी। परंतु कोई आध्यात्मिकता में मौन व्रत धारण करेगा दोस्तों, तो वो तपस्या करेगा कैसे? बैठ के। ठीक है, तो बुद्ध की इसमें कौन सी मूर्ति थी दोस्तों? बैठी हुई मूर्ति थी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात दोस्तों? बात करते हैं, तो इसमें खड़ी हुई मूर्ति थी, परंतु इसमें कौन सी थी दोस्तों? बैठी हुई मूर्ति। ठीक है, इसको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि कला का विकास हुआ। कला दो थी, एक गांधार कला, एक कौन सी दोस्ती? मथुरा कला। मथुरा कला कहाँ से आई? यूपी से। गांधार कला पाकिस्तान से। ठीक है, गांधार कला में दोस्तों मूर्तियां गा से गांधार, गा से ग्रेनाइट। मथुरा कला में बलुआ पत्थर की। इसमें भौतिकतावाद पर जोर दिया गया है, इसमें आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया है। इसमें जो बुद्ध की मूर्ति थी वो खड़ी मूर्ति थी, और इसमें कौन सी थी दोस्तों? बैठी हुई मूर्ति थी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया विदेशी आक्रमण। अपना जो अगला लेक्चर रहेगा वो रहेगा दोस्तों देशी आक्रमण का। ठीक है, इस विदेशी आक्रमण को मैं आप लोगों को एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, विदेशी आक्रमण में दोस्तों सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था हिंद यूनानी लोगों का। ठीक है, हिंद यूनानी लोगों की दो शाखा थी, एक डेमेट्रियस, एक यूक्रेटाइड्स। डेमेट्रियस की जो राजधानी थी वो शाकल या सियालकोट थी। बात करते हैं वो पाकिस्तान में थी दोस्तों। इसका शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर की एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। इस हिंदू यूनानी की दूसरी शाखा थी यूक्रेटाइड्स, इसकी राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान। इसका शासक था एंटियालकिडास। इसका एक दोस्तों राजदूत था, उस राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस सुंग वंश के एक शासक था, भागभद्र के समय विदिशा आया था और विदिशा में इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। ठीक है, बात करते हैं हिंद यूनानी लोगों ने सबसे पहले सोने के सिक्के लाए थे भारत में। उसके बाद एक हेलेनिस्टिक कला आई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लिपि का क्रमबद्ध ज्ञान हुआ था इन्हीं के समय। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिंद यूनानी के बाद एक नए वंश की स्थापना हुई थी। हिंद यूनानी के बाद आए थे दोस्तों शक, और शकों की एक शाखा थी, वो थी दोस्तों पश्चिम की शाखा, मतलब अवंतिया उज्जैन। ठीक है, उज्जैन की शाखा में दोस्तों एक शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किस अभिलेख से पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी लड़ाई हुई थी वशिष्ठिपुत्र पुलवामी से। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को इसने हरा दिया था। ठीक है, इनकी एक शाखा थी दोस्तों शकों की नासिक की। नासिक का एक शासक था नहपान। नहपान को दोस्तों कोतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था। ठीक है, शक के बाद दोस्तों अगले शासक आए थे, अगला वंश आया था पहलव। पहलव वंश के समय ईसाई धर्म का उदय हुआ था। इसका शासक था गोंडो फर्निस। इसी के समय सेंट थॉमस जॉर्ज नाम का एक ईसाई गुरु आए थे। ठीक है, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हुए यहाँ पे। और पहलव के बाद दोस्तों आए थे कुषाण, और कुषाण वंश की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? पेशावर। ठीक है, इनकी भी पाकिस्तान थी, तक्षशिला राजधानी थी इनकी भी। ठीक है, इनकी 5 शाखा थी, कोई मतलब ही नहीं। इनकी राजधानी कहाँ से थी? एक शाकल सियालकोट और एक कौन सी थी? तक्षशिला। ठीक है, कुषाण वंश की राजधानी थी वो थी दोस्तों पेशावर। पेशावर मतलब हरियाणा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई? कुषाण वंश के शासकों के समय। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों कुजुल कटफिसेस। इसके बाद आया विम कटफिसेस। विम कटफिसेस ने पहली बार शुद्धतम सोने का सिक्का चलाया। ठीक है, विम कटफिसेस जो है दोस्तों महेश्वर की उपाधि धारण करी इसने। इसके सिक्कों पर नाव एवं त्रिशूल का अंकन हुआ करता था। विम कटफिसेस के बाद दोस्तों एक शासक आया बहुत प्रतापी, उसको बोलते हैं कनिष्क। कनिष्क जो है आरंभ में शैव धर्म का उपासक था, परंतु बाद में नागार्जुन ने उसको दीक्षा दी और बौद्ध धर्म इसने ग्रहण कर लिया। ठीक है,
कनिष्क ने दोस्तों रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। रेशम जो है चीन से आयात हुआ करता था, मतलब ये बोल सकते हैं कि चीन पर थोड़ा थोड़ा इसका अधिकार हो गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चीन से एक लड़ाई हुई थी, चीन का एक शासक था पांचाओ, ठीक है, पांचाओ से इसकी लड़ाई हुई थी और पांचाओ को इसने हरा दिया था, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति भी इसी के समय हुई, कनिष्क के समय। कनिष्क ने कुछ विद्वानों को संरक्षण दिया था, वो कौन कौन से दोस्तों, चरक, उसके बाद बात करते हैं पार्श्व, एक बात नागार्जुन, उसके बाद दोस्तों एक वसुमित्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कनिष्क ने मतलब माफ कीजिए, कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्धतम सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद दोस्तों इन्हीं विदेशी आक्रमण में दो कला का विकास हुआ, एक गांधार कला और एक दोस्तों मथुरा कला। गांधार कला जो है उसकी मूर्तियां बनाई गई थी ग्रेनाइट से, और मथुरा कला की किससे बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी बलुआ पत्थर से। गांधार कला में दोस्तों आध्यात्मिक माफ कीजिए, गांधार कला में दोस्तों भौतिकतावाद पर जोर दिया गया, परंतु मथुरा कला में दोस्तों आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया। गांधार कला में दोस्तों बुद्ध की खड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, परंतु बात करते हैं मथुरा कला में बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये दोस्तों सारे के सारे जो खत्म हुए, ये अपन ने पढ़े, ये सारे के सारे थे विदेशी आक्रमण, मतलब भारत में जो जो विदेशी आक्रमण हुए, इन्हीं के साथ पैरेलल में चलेंगे दोस्तों कुछ देसी आक्रमण। देसी आक्रमण में पहला आएगा शुंग, फिर कण्व और फिर सातवाहन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में विदेशी आक्रमण पढ़ा है, अगले लेक्चर में कौन सा रहेगा अपना देसी आक्रमण, ठीक है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। लॉकडाउन में पढ़ाई करोगे तो उसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।